उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित संचालित करने के लिए धामी सरकार कई बड़े फैसले लेने जा रही है। इसके लिए सरकार एक ओर जहां यात्रा प्राधिकरण का गठन करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। सीएम धामी ने प्राधिकरण के लिए अधिकारियों को 30 जनवरी तक जरूरी प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। देहरादून में तीर्थ पुरोहित महापंचायत की बैठक हुई, जिसमें यात्रा प्राधिकरण का विरोध किया गया। इसके अलावा चारधाम यात्रा में पंजीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त किए जाने की मांग की गई। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बता दें कि इससे पूर्व त्रिवेंद्र सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। हालांकि बड़ी संख्या में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा प्राधिकरण के गठन की सरकार तैयारी कर रही है। बता दें कि धामी सरकार 12 महीने चारधाम यात्रा का संचालन कर रही है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। हालांकि बारिश बर्फबारी के बीच सरकार के लिए यात्रा का संचालन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष की ओर से भी बिना तैयारी के यात्रा का संचालन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया है। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा, ये रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार के चार धाम विकास प्राधिकरण के गठन से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इसके तहत देहरादून में उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्राधिकरण के गठन का विरोध किया गया। साथ ही इसके गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों की राय लेने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही महापंचायत ने चार धाम यात्रा में पंजीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में उन्होंने यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र की धारण क्षमता बढ़ाई जाने के निर्णय के साथ ही यात्रा प्राधिकरण गठन के लिए जरूरी प्रक्रिया को 30 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार। कल 22 दिसंबर 2024 को हरिद्वार में उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत समिति की एक बैठक आउट की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा जो ये चारधाम विकास प्राधिकरण बोर्ड का जो गठन किया जा रहा है, उसका हम सब लोग एकजुट होकर के विरोध करते हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि सरकार आप जो ये बोर्ड का गठन करने जा रही है, इसमें हमारे उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत समिति के सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि सरकार की मंशा साफ हो पाए कि सरकार इसमें आखिर निर्णय क्या लेना चाहती है। बिना चार धाम के तीर्थ पुरोहितों के इसमें जो आप हित में काम करना अगर चाहते हैं, तो इनको बिना विश्वास में लिए आप कोई भी प्राधिकरण बोर्ड का। देखिए, हमने कल एक तो चारधाम यात्रा का प्राधिकरण गठित करने के निर्देश पहले से ही थे। उसकी एक समय सीमा तय कर दी है कि समय समय पर चारधाम यात्रा प्राधिकरण गठित हो जाए। सभी स्टेक होल्डरों से बात करते हुए, सभी हमारे धार्मिक संगठन के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, व्यापारी हैं, हमारे अन्य जो भी लोग यात्रा को जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, सबसे बात करके यात्रा प्राधिकरण गठित होगा। और धारण क्षमता जो हमारे धामों की है, उसको बढ़ाने पर भी विचार कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो धामों के आसपास के अन्य स्थान हैं, वो स्थान कैसे डेवलप हों, जिससे कि जो हमारा मुख्य यात्रा सीजन होता है, उस यात्रा के समय में अत्यधिक लोगों की संख्या हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आप करें चार धाम यात्रा प्राधिकरण का हम गठन करेंगे नए वर्ष में। 8 साल ये सरकार पूरी कर लेगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार तो इस प्रदेश में थी नहीं। कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने शीतकालीन चार धाम यात्रा चलाई थी, पंच केदार पंच बद्रीश की यात्राएं चलाई थी, वहाँ पर सुविधा देने का काम किया था। इस सरकार ने वो बंद कर दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये सरकार फिर उस दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सब कहने की बातें नहीं है। देखिए, अभी वर्तमान में जो खबरें हर चीज की आ रही हैं, उसमें ये लगता है कि धामी सरकार या स्वयं जो हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं, ये किसी भी चीज की आनंद फानंद में घोषणा कर देते हैं। जिस प्रकार इन्होंने कॉरिडोर, हरिद्वार में कॉरिडोर की घोषणा की, उसमें आपत्तियां आ गई। और अब ये जो प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, उसके जो है उसका भी निसंदेह विरोध होगा। हमारा तो ये मतलब है कि इनको पहले सबसे विचार विमर्श करना चाहिए। अगर प्राधिकरण बनेगा तो किस प्रकार का प्राधिकरण बनेगा, उसमें क्या क्या आयताएं होंगे, हमारे पंडा पुरोहित हैं, हमारी जो मूलभूत उस पूजा से संबंधित जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो कहां तक उसमें पूरी होंगी।
आपको बता दें कि चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन है। प्रदेश की आर्थिकी में इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। यात्रा की व्यवस्थित संचालन के लिए पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने भी देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। त्रिवेंद्र सरकार ने साल 2019 में चार धाम देवस्थानम बोर्ड बनाने का फैसला किया। हालांकि भारी विरोध के चलते खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बोर्ड को भंग कर दिया था। बता दें कि धामी सरकार 12 महीने चार धाम यात्रा का संचालन करा रही है। मुख्यमंत्री धामी की ओर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई है। हालांकि बर्फबारी के बीच सरकार के लिए यात्रा का संचालन बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बर्फबारी का अनुमान भी जारी किया है। वहीं विपक्ष की ओर से बिना तैयारी के यात्राओं का संचालन करने का आरोप सरकार पर लगाया गया है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं। आज 23 तारीख आपकी दिसंबर की हो गई है और 23 से 24 में 2 दिन ये जो है जो पश्चिम विक्षोभ है उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से आप देखेंगे जो हल्की या बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बात करें, हिली रीजन की बात करें, तो वहाँ पे कुछ जगहों तक में जो है इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बल्कि जो इनर डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो अनेक जगहों तक में हिल्स में जो है आप देखेंगे कि बर्फबारी मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तक बात है तो यहाँ छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रहेगी। लाइट रेन की जो है वो या वेरी लाइट रेन की जो है की ओर से कहा जा रहा है कि चार धाम यात्रा प्राधिकरण बनेगा, विकास प्राधिकरण बनेगा। बहुत अच्छी पहल होगी यदि ये यात्रा की व्यवस्थाओं के मद्देनजर अगर ये प्राधिकरण बन रहा है कि जो श्रद्धालु हैं उनको जो अव्यवस्थाओं का सामना इस साल करना पड़ा, भूतो न भविष्यति, पिछले 24 साल में चार धाम यात्रा की इतनी बुरी गति नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई। न आपदाग्रस्त क्षेत्रों को देखा गया, न मलबे में फंसे हुए लोगों की संख्या सरकार बता पाई, न ही श्रद्धालुओं की संख्या का कोई डेटा सामने रख पाई। देखिए, अभी आगामी आने वाली जो चार धाम यात्रा रहेगी उसको लेकर विचार विमर्श करने से लेकर उसकी व्यवस्था को लेकर पहले ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बयान आ चुका है। उन्होंने एकदम साफ तौर पर कहा है कि आगामी जो चार धाम यात्रा रहेगी उसको और भी बेहतर और सुखद बनाने के लिए जो भी सुझाव आएंगे उसको निश्चित तौर पर देखा जाएगा और उसकी व्यवस्था और चाक चौबंद तरीके से देखी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में चारों धाम यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं। कुल मिलाकर उत्तराखंड की आर्थिकी का बड़ा जरिया पर्यटन और तीर्थाटन है। प्रदेश की चार धाम यात्रा से प्रदेश को काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब शीतकालीन यात्रा का भी संचालन शुरू कर दिया है। हालांकि व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में अब धामी सरकार यात्रा प्राधिकरण का गठन करने के साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था की ओर अधिक मजबूत बनाने पर कार्य कर रही है, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। देखना होगा धामी सरकार आगे क्या कुछ निर्णय लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब देवभूमि के दंगल में अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आशीष नौटियाल साहब प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और मीनाक्षी घड़ियाल साहब है केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। राजेश सेमवाल साहब हमारे साथ में है, तीर्थ पुरोहित है गंगोत्री धाम से, और कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का चर्चा की शुरुआत करेंगे रविंद्र कुमार जी के साथ में। आवाज मिल रही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार ने यात्रा की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विपक्षी हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं, और विपक्षियों के ये सवाल बिल्कुल ठीक है रविंद्र जी, क्योंकि इसके पहले जब चारधाम की यात्रा हुई उसमें ही बहुत सारी अव्यवस्थाएं थीं जिनका बोलबाला था, बहुत जगहों पर समस्याएं थीं, वो दूर नहीं हुई। और अब साल भर के लिए जब चारधाम की यात्रा चलेगी तो क्या उसके लिए तैयार है सरकार? ये अपने आप में बड़ी बात है, और सरकार को जवाब देना ही होगा विपक्ष के सवालों का। देखिए, जिस प्रकार से यात्रा शुरू होने से, अभी आप समझिए यात्रा शुरू होने में कम से कम 5 महीने हैं। 5 महीने पहले से कम आज की डेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गंभीरता से यात्रा को और सुखद और आनंदित और भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार इसकी व्यवस्थाएं की जा सके, उसको लेके जिस प्रकार से धामी जी ने अपनी चिंता जाहिर की है, और इसके ऊपर जो है कार्य शुरू करने की अपनी जो है रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यात्रा हमारे लिए खाली एक यात्रा नहीं है, एक
जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ये एक बहुत बड़ी आर्थिकी का जरिया भी है हमारे प्रदेश के लोगों के। और कहीं ना कहीं इस प्रदेश की ब्रांडिंग में बहुत बड़ा काम प्ले करती है ये यात्रा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे आते हैं सुखद अनुभव, अच्छे अनुभव लेके जब वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वह हमारे एक तरीके से हमारे राज्य के, हमारे लोगों के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। तो इसको सुखद बनाने के लिए उसको गंभीरता से, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अभी से इसके ऊपर कहीं ना कहीं सराहना। दूसरी बात मैं आता हूँ गरिमा जी, आपने कहा कि विपक्ष जो है आवाज उठा रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, विपक्ष का काम है आवाज उठाना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे कोरोना के बाद से जिस प्रकार हर साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, हर साल यात्रियों का रिकॉर्ड टूट रहा है यहाँ पे उत्तराखंड में आने वाले। मैं ये कहता हूँ कि व्यवस्थाएं सारी सही है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार उसको गंभीरता से तैयारी में नहीं लगती है। आपका काम हर समय विरोध करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानते हैं। आपके पास अगर अच्छे सुझाव हैं, जिस समय यात्रा चल रही थी आप उस समय भी विरोध कर रहे हैं, जब आज तैयारियों के लिए तैयारियां चल रही है तो आप अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं। आप विरोध मत करिए, इस समय आप सुझाव बताइए तैयारियों से संबंधित, आपके पास क्या सुझाव, और सुझाव भी ऐसे नहीं कि जिसका जमीन पे उतारना संभव हो सके, ऐसे सुझाव ना देना जिससे कि आप बता दो हवाबाजी के काम, क्योंकि अधिकतर कांग्रेसियों के पास हवाबाजी वाले बयान होते हैं जिसको समझना एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी असंभव है। तो ऐसे अगर कोई सुझाव विपक्ष के पास हो, चाहे हमारी उत्तराखंड क्रांति दल हो या कांग्रेस के साथी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, ऐसे सुझाव जो इस प्रदेश की आर्थिकी के लिए कहीं ना कहीं और इस प्रदेश में आने वाले हमारे जो पर्यटक हैं, जो तीर्थाटन के लिए आते हैं, उनके सुविधा में हम और कैसे चार चांद लगा सके, उसके ऊपर अगर कोई सुझाव हो तो बिल्कुल दीजिएगा। विरोध करने के लिए जब यात्रा शुरू होगी आप कोई ना कोई मुद्दा निकाल के विरोध करोगे ही, आपका काम है विरोध करना, आप कर लेना उस विरोध का। लेकिन अभी तैयारी है, तैयारी में अगर कोई आपके पास सुझाव है तो निश्चित रूप से आप। ठीक है, आपने कहा कि देखिए जिस तरीके से रिकॉर्ड टूट रहे हैं, अगर आपकी ही बात को ध्यान में रख लें तो रविंद्र जी आप शायद ये भूल रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड टूटे नहीं, मतलब टूट गए ये कह सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं टूटे, क्योंकि अनुमान जितना आपने लगाया था उतने भी श्रद्धालु नहीं पहुंचे सर। पिछले बार के मुकाबले ही 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की संख्या घटी है, ये रिकॉर्ड टूटा है। और मुझे लगता है इस रिकॉर्ड टूटने के लिए व्यवस्थाएं जरूर जिम्मेदार हैं। जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखा था चारधाम यात्रा के दौरान, वो देखकर हम आप कोई भी आम व्यक्ति डर जाएगा, कैसे जहमत उठाएगा जाने की, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो वो जो आपने कहा कि रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हम व्यवस्थाएं पूरी करिए, वो बात तो बिल्कुल निराधार नजर आ रही है, तर्कविहीन नजर आ रही है, तो उस पर थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए मुझे लगता है। चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आशीष नौटियाल साहब, उनका रुख कर लेंगे। आशीष साहब, रिकॉर्ड टूटे रविंद्र जी का कहना है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही रिकॉर्ड टूटा है। लोगों को उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनका तो जीवन यापन इसी यात्रा के उससे होता है। देखिए गरिमा जी, अभी मेरे भाई रविंद्र भाई ने बड़ी अच्छी सलाह दी कि अगर विपक्ष के पास कोई सलाह हो तो बताए, लेकिन हवा हवाई ना करे। तो मैं रविंद्र भाई को बताना चाहूंगा, रविंद्र भाई आप उस पार्टी से बात कर रहे हैं जिस पार्टी की, जो पार्टी आपकी भी जननी है, समझो हमारी आपकी पार्टी को भी हम ही लोग चला रहे हैं। हमें कोई पहली बार ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी से कोई प्रधान भी ना बना हो और हमें कुछ पता भी ना हो। कांग्रेस पार्टी को सब पता है कैसे व्यवस्थाएं की जाती हैं और कैसे होती हैं। तो आपको ये बताने की मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है कि कांग्रेस को पता नहीं है क्या सुझाव देने चाहिए। कांग्रेस को सब पता है, आप सुझाव सुनने वाले तो बने। अगर मुख्यमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं और उसमें बोले, हमारे माननीय हरीश रावत जी, माननीय करण महाराज जी, माननीय प्रीतम सिंह जी, सारे एक से बढ़कर एक हमारे यहाँ पार्टी में नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अच्छे सुझाव देंगे कि आपका सब कुछ चलेगा। जब से आप लोग आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, वो तीर्थ पुरोहितों की भी गाली खा रहे हैं। बताएं, जो तीर्थ पुरोहित आशीर्वाद देते हैं ये उनका भी श्राप ले रहे हैं। इस तरीके के लोग हैं, वहां पर ऐसे ऐसी बदमाशी कर रहे हैं मंदिरों के अंदर, कई मंदिरों में चोरी कर देते हैं, तीर्थ पुरोहितों के मकान तोड़ देते हैं उसके नाम पर कि हम जो है स्मार्ट बना रहे हैं, तो उसके नाम पर आप मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं तीर्थ पुरोहितों। अरे
तीर्थ पुरोहितों को तो लोग दान धर्म देकर जाते हैं, और ये इतने पापी लोग हैं कि तीर्थ पुरोहितों के जो मकान, खानदानी मकान है उनके, उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं, और हमसे बोल रहे हैं सुझाव दें। अरे सुझाव तो हम आपको अच्छे से अच्छा देंगे, आप मानने या सुनने वाले तो हो। विश्व गुरु बनकर बैठे हैं खुद ही, किसी ने बोला नहीं, खुद ही अपने आप को विश्व गुरु बना देते हैं। कभी अपने आप को बाबा केदार से ऊपर दिखा देते हैं, कभी रामचंद्र भगवान की उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं। और निश्चित देखें, हमने प्राधिकरण बनाने की बात हो रही है, और हम निश्चित प्राधिकरण को भी देखेंगे, और हमने देवस्थानम बोर्ड को भी देखा है। देवस्थानम बोर्ड के नाम पर किस तरह से तीर्थ पुरोहित जो हैं, जो मंदिरों के अंदर होने चाहिए थे, तीर्थ स्थानों में होने चाहिए थे, वो गांधी पार्क के बाहर खड़े थे, सड़कों में खड़े थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे। हमने वो भी देखा है। तो देखें, आप कोई भी योजना बनाएं, उस योजना को वहां के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाएं, उनसे पूछकर बनाएं, क्योंकि वो तीर्थ पुरोहित हैं, उनके आशीर्वाद से हम और आप बनते हैं। आप अपने आप को उनसे ऊपर मत समझें, आप उनके ऊपर नहीं है। आप उनसे पूछे क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है उनसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। हम लोग तो हो सकता है चैनल में बैठ के राजनीति कर लें, पर जो असल में वहां बैठा हुआ व्यक्ति है, जो असल में बैठे हुए तीर्थ पुरोहित हैं, वो हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, कभी गलत नहीं बोल सकते हैं। वो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, वो तो हमेशा अच्छी बात बताएंगे। तो उनसे भी पूछें, उनकी राय मशवरा लें, और अगर उन्हें कोई बात अच्छी लगती है तो निश्चित ही कौन चाहता है कि वहां पर जो है अव्यवस्थाएं बने। वो हर आदमी चाहेगा कि हमारे चार धाम में व्यवस्थाएं बने, और चार धाम में जो भी व्यक्ति आता है, भगवान के दर्शन करता है, उसके बाद जो है पंडित हमारे जो वहां बैठे हुए हैं पुरोहित, उनका आशीर्वाद लेके जाए, और सरकार को भी आशीर्वाद देके जाए, ना कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी करे। यहाँ बड़ा विकट समय आ गया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को परेशान करने का काम किया। आज भी तीर्थ पुरोहित बद्रीनाथ से हमें बोलते हैं और बताते हैं कि उनके मकान इन लोगों ने, जब पिछली बार जब बंद था, कपाट बंद हो जाते हैं वहां के, तो इन्होंने उनके मकान तोड़ दिया, और उनका मकान का जो उनका सामान था उसे इन्होंने कहीं वहां पे और जगह पे, कहीं सरकारी जगह पे रख दिया, जो उन्हें आज तक नहीं मिला है। तो चोरी करने का काम कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों के मकानों में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और अब आप प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो निश्चित ही खुले दिल से उसे समर्थन किया जाएगा। अगर तीर्थ पुरोहित संतुष्ट होंगे तो निश्चित पूरी जनता संतुष्ट होगी, हम लोग संतुष्ट होंगे। हमें क्या जरूरत है किसी चीज का विरोध करने की। लेकिन तीर्थ पुरोहित जो चाहेंगे और जैसा बोलेंगे, उनके अनुसार काम होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। और सबका हित होना चाहिए, तो जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, सबका हित हो, तो वही होना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे, अन्य मेहमानों से भी जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में कितनी तैयारी उन्हें नजर आती है। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चार धाम यात्रा को लेकर, और मेहमान हमारे साथ में बने हुए मीनाक्षी घड़ियाल जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत मैम आपका। मीनाक्षी जी, उत्तराखंड की सरकार कितना तैयार है साल भर की चार धाम यात्रा के लिए? भले ही दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन तैयारियों में क्या आपको लग रहा है कि प्रशासन इसे करा पाने में सक्षम है? हालांकि बहुत अच्छी चीज है, इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, और लोगों की जिनकी आस्था है उनके लिए मौके बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जी गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि सरकार जो है वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारी धार्मिक यात्राएं हैं उनको लोगों के लिए सुखद और आनंदित बनाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये लोग नंबर्स तो बढ़ा रहे हैं। जी हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मैम। हाँ, तो जिस तरह से ये लोग नंबर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस प्रकार से सुविधा जो है वो यात्रियों को नहीं दे पा रहे हैं। आप अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो आप देखेंगे कि उत्तराखंड जो है वहां पे रोजगार का मतलब उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली कृषि पे आधारित होनी चाहिए, प्राकृतिक संपदाओं पे आधारित होनी चाहिए, और पर्यटन पे आधारित होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कृषि हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और हम देखेंगे कि जो हमारी प्राकृतिक संपदा है उसका भी कोई यूटिलाइजेशन हमारा जो स्थानीय निवासी है उसके लिए नहीं हो पा रहा है। और एक बचा है पर्यटन। अब कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लालच में हम पर्यटन से भी हाथ धो बैठे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि जो यात्रा है उसका मूल स्वरूप नहीं बदलना चाहिए।
क्योंकि आप लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी हमने मुख्यमंत्री जी का एक बयान सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि इसकी जो भार क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा। तो सोचिए कि वो भार क्षमता, देखिए अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो हम समझ सकते थे कि ये डेफिनेटली किसी साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि ये सरकारें कोई भी रिसर्च वर्क नहीं करती हैं, कोई जो वहाँ पे जो टेक्निकल तरीके से जो चीजें देखनी चाहिए वो नहीं देखती हैं, और इन सब की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि उस रास्ते पे 55 स्लाइड जोन जो है वो बढ़ चुके हैं। तो वो स्लाइड जोन जो बढ़ने का जो रीजन है वो यही है कि वहाँ पे जिस प्रकार से सड़कें बिना उसके बनाई गई हैं, बिना टेक्निकल थिंग्स के बनाई गई हैं, उससे ये नुकसान हमें हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम पर्यटक बढ़ाने के स्थान पर कहीं ऐसा ना हो कि जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी आना बंद हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, मतलब हम लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ये जो सरकारें हैं, देखिए हमारे लिए हम चारधाम यात्रा जो है हमारे लिए बहुत आस्था का भी हमारे लिए एक वो है, एक पॉइंट है, और पूरे ही प्रदेश देशवासियों के लिए भी एक आस्था का केंद्र है जिसमें एक आस्था के तौर पे लोग आते हैं। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी सरकारें उनके लिए नहीं बना पाती हैं, उनके लिए सिर्फ नंबर गेम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने ज्यादा नंबर्स यहाँ पे आए हैं, चाहे उसके बाद वो यात्री यहाँ फंस जाएं, चाहे वो यहाँ समस्या का सामना कर रहे हैं, इस सब से उन्हें कोई खास मतलब नहीं होता। ठीक है, अगर अभी से हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज को सोच रहे हैं और इसको अगर ये बेहतर बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचिए अगर ये बेहतर नहीं बना पाते हैं और वो जो भार क्षमता की ये बात कर रहे हैं, वो भार क्षमता बढ़ाने का अर्थ कहीं ऐसा ना हो कि 2-4 रिजॉर्ट जो है वो हम और बढ़ाएंगे, 7-8 मंजिला वहां पे कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, तो ये सब चीजें ना हो और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं उनके हिसाब से योजनाएं बननी चाहिए ताकि उनकी भागीदारी इन सब चीजों में सुनिश्चित हो, और जो आर्थिकी हम अर्थव्यवस्था बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसका लाभ यहाँ के आर्थिक स्थानीय निवासियों को मिले। तो ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं। तो बाकी हमारे जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ हवाबाजी करते हैं। तो ठीक है, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हवाबाजी का जो जिम्मा लिया गया है वो तो भाजपा ने लिया है। अगर आपने जितनी भी बातें आप लोग बोलते हैं, जितनी भी योजनाओं की आप बात करते हैं, यदि उन योजनाओं का 50% भी धरातल पर आ जाए ना, तो ये उत्तराखंड वाकई में एक स्वर्ग जैसा स्थान हो जाए, और यहाँ के मूल निवासी जो हैं, स्थानीय निवासी जो हैं, वो रोजगार के लिए यहाँ से पलायन ना करें। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आपके पास में लौटेंगे। राजेश सेमवाल साहब हैं, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम की ओर से, स्वागत सर आपका भी। राजेश जी, देखिए तीर्थ पुरोहित भी पूरी तैयारी के साथ में ये चाहते हैं कि चारधाम की यात्रा की जो समयावधि है वो बढ़कर पूरे साल के लिए हो जाए। खुद शंकराचार्य की ओर से भी इस बात का समर्थन किया गया, उन्होंने कहा कि हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सर, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल तो आपके मन में भी होगा। सर आवाज मिल रही है आपको हमारी? राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कुलदीप राणा जी का रुख कर लेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत सर आपका भी। राजेश जी, कुलदीप जी, देखिए प्राधिकरण का गठन हो गया है, लेकिन क्या जो प्रशासन है वो बिना तैयारी की यात्रा की शुरुआत कर रहा है, ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर। आपको क्या लग रहा है, क्या तैयारियां पूरी हैं? अभी रविंद्र जी की देखिए एक बात यहाँ पर साफ तौर पर पकड़ी गई, सहमत वो भी इस बात से होंगे, वो बोल गए कि रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है रिकॉर्ड टूट रहे हैं। लोगों की जो आस्था है, जो श्रद्धा है चार धाम के प्रति, वो कम नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह कि हादसों की संख्या भी उसी तरह से बढ़ रही है। घोड़े खच्चरों की स्थिति की जो तस्वीरें आती हैं वो सब चिंताजनक हैं, वो सब लोगों को परेशान कर जाती हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने देखा कि कितने सारे मुद्दे सिर्फ चारधाम की यात्रा से जुड़े उठ जाते हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वो जाएं भी चारधाम की यात्रा करें या नहीं जाएं। तो तैयारी किस हद तक आपको लग रहा है कि है? हमें तो कई बार यही लगता है कि जब जो 6 महीने की यात्रा होती है वहीं पर ही समस्याएं आ रही हैं, तो साल भर के लिए तो स्थितियों को मैनेज करना, शीतकालीन मौसम में चीज़ों को संभाल पाना और ज़्यादा कठिन नहीं होगा प्रशासन के लिए? देखिए गरिमा, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां नहीं हैं,
ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकारें चाहे किसी की भी रही हों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य निर्माण के बहुत पहले से चली आ रही थी। ये आदि अनादि काल से चली आ रही यात्रा है। तो प्रदेश में चाहे जिसकी भी सरकारें रही हों, वो अपनी मूलभूत तैयारियों को जरूर रखती है, ठीक। लेकिन समस्या तब आती है जब या तो अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूस्खलन हो जाए, या एक बड़ी संख्या में लोग अगर वहां पहुंच जाएं, जो उस जगह की जो धारण क्षमता है उससे ज्यादा लोग वहां पहुंच जाएं, तो फिर वहां पर अव्यवस्थाएं पनपती हैं, ठीक है। इन चीजों के लिए अलग से मैनेजमेंट होता है, जिसके बाकायदा कोर्स भी होते हैं, जिसमें हम कहते हैं क्राउड मैनेजमेंट का अलग होता है, यातायात मैनेजमेंट अपनी जगह पर है वो अलग होगा, हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के भी अलग व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के व्यवस्थाएं कैसे हम करेंगे, ठीक है ना। और दर्शन को लेकर के और उनके रहन सहन को लेकर के, उनके रहने को लेकर के वो अलग मैनेजमेंट है, ठीक है। ये जिम्मेदारियां बटी होती हैं। लेकिन जब व्यवस्थाओं के सापेक्ष जो लोग जब ज्यादा आने लगते हैं, तीर्थयात्री जब ज्यादा आते हैं, तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ जाती हैं। फिर वहां सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन परिस्थितियों के लिए सरकार के पास कोई प्लान बी था या नहीं था, ठीक। अभी मैं सुन रहा था यहाँ गरिमा कि कई लोग ये बात कह रहे थे कि यात्रा का मूल स्वरूप, तो मैं सोच रहा था कि शायद हम में से कितने लोग होंगे जो यह बात जानते होंगे कि बद्री केदार या उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का मूल स्वरूप क्या है, ठीक। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का मूल स्वरूप यह है कि हरिद्वार ऋषिकेश से पैदल पद यात्रा होती है, और पद यात्रा तब की जाती थी जब आप जीवन के उत्तरार्ध में हों और अपने गृहस्थ आश्रम के, वानप्रस्थ के सारे कर्तव्य निभाने के बाद आप अपने शरीर को मोक्ष की तरफ आप बढ़ते थे, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ को आप मोक्ष धाम भी कहा जाता है ना, वैदिक हमारी परंपराओं में, ठीक। तो फिर आप उस तरफ बढ़ते थे, और रास्ते में जाते हुए अगर आपकी मृत्यु हो गई तो ये कहा जाता था कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, ठीक। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में भी इन चीजों का वर्णन किया है कि वहां जाकर के कई लोग प्राण भी त्याग देते थे, ठीक है। एक बहुत पुराने भाजपा के ही बड़े नेता हुए हैं, चमोली जिले से रहे हैं, केदार सिंह फोनिया, उन्होंने अपनी किताब में भी इस चीज़ का वर्णन किया है कि 1950 के दशक तक भी ये इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। तो क्या हम अपनी यात्रा को उस रूप में ले जाना चाहते हैं, ठीक। समय बदल रहा है, देश काल बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, हमें परिस्थितियों के अनुसार नई सारी चीज़ों को डेवलप करना होगा, उसके साथ चलना होगा, ठीक। अब चारधाम यात्रा को लेकर के जो सवाल खड़े होते हैं, देखिए, एक है धार्मिक तीर्थाटन, जिसमें आप आस्था की दृष्टि से वहां आते हैं, ठीक। और जो आस्था है, जो तीर्थ है, वो तपस्या मांगते हैं, वो आपसे लग्जरी नहीं मांगते, ठीक है। एक विषय ये है। दूसरा विषय है कि हमारे तीर्थ स्थल अब हमारे क्षेत्रों की आर्थिकी का, हमारे युवाओं के रोजगार का एक बड़ा साधन बन गई है, ठीक है। ये दूसरा एक पहलू है। और तीसरा पहलू यह है जो पर्यावरण की दृष्टि से है, ठीक, जिसमें हम देखते हैं कि अगर एक बड़ी संख्या में चीजें वहां पहुंच रही हैं, हजारों लाखों की संख्या में गाड़ी वहां आ रही हैं, है ना, हेलीकॉप्टर से लोग वहां पहुंच रहे हैं, तो इससे जो शोर हो रहा है, उससे धरती पर जो दबाव उत्पन्न हो रहा है, उसके जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, ठीक है ना, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। ये अलग अलग पहलू है, ठीक। लेकिन हम अफसोस इस बात का होता है कि हमारी चर्चाएं जो होती हैं वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से सरकार को कटघरे में खड़ी करने की होती हैं। हम उन व्यवस्थाओं की तरफ नहीं देखते जिन व्यवस्थाओं से राज्य प्रभावित हो रहा है, राज्य के लोग प्रभावित हो रहे हैं, ठीक। और ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। अब अगर सरकार ने यात्रा प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है, तो प्रथम दृष्टिया ये कदम एक बेहतर कदम की तरफ दिखाई देता है कि एक अच्छा ये प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन चूंकि अभी ये शुरू हुआ नहीं है, ये कार्य कैसे करेगा, इसकी फंक्शनिंग क्या होगी, इसकी ढांचागत व्यवस्थाएं क्या होंगी, इसके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहले ट्रैफिक एक बड़ी समस्या होती है।
लोक निर्माण यानी कि सड़कों की भूमिका वो एक बड़ा विषय होता है, स्वास्थ्य एक बड़ा विषय होता है, पेयजल एक बड़ा विषय होता है, उसके अलावा स्वच्छता, शौचालय है, इन आदि की इत्यादि की व्यवस्था करनी है, वो एक अलग विषय होता है। इसके अलावा भोजन, ये अलग व्यवस्था होती है। और एक सरकारी ढांचे में ये पृथक पृथक विभाग होते हैं, पेयजल विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, ठीक है। अब क्या प्राधिकरण जो है उनका इनके साथ समन्वय किस तरीके का होगा, ठीक है, ये चर्चा का विषय है। क्योंकि ये अगर समन्वय इनके साथ नहीं बनेगा तो व्यवस्थाएं फिर बिगड़ेंगी, ठीक है ना। उन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन समस्याएं क्या होती हैं कि हम उन विषयों से हट करके जिन चीजों की तरफ बात कर रहे हैं वो टारगेट में सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण है। प्रदेश इसमें, और प्रदेश के मुद्दे और प्रदेश की जनता, चारधाम यात्रा मार्ग में रहने वाले जो लोग हैं, हमारे जो तीर्थ पुरोहित हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे दर्जे पर आ जाती हैं। इन चीजों पर हमें चर्चा करनी चाहिए और जो चर्चाएं होती नहीं है, ठीक। अब इसमें एक मुद्दा जो निकल के आ रहा है, सरकार ने ये कहा है कि सरकार जो है इनके धार्मिक क्षेत्रों में और मंदिरों की परंपराओं में उनका कोई दखल नहीं होगा। ठीक। आज तो नहीं, 23 रविंद्र जी आवाज मिल रही है आपको? रविंद्र जी, रविंद्र जी आवाज मिल रही है? और राजेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए राजेश जी आवाज आ रही है? जी राजेश जी, माफी, मैं आपके पास पहले भी आई थी, आपकी आवाज नहीं मिल रही थी सर। प्राधिकरण का गठन हो गया है, लेकिन पुरोहित जो है कई जगहों पर सवाल उठा रहे हैं, कई जगहों पर सरकार की इस कार्यशैली से या फिलहाल की जो स्थिति है उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? क्या ये जो साल भर की चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, इसके लिए तैयारियां पर्याप्त हैं और प्रशासन की जो मंशा है वो आपको ठीक नजर आ रही है? हमने पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि जो आप चारधाम विकास प्राधिकरण बना रहे हैं उसमें सभी तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक करके सबकी राय के अनुसार जो है उसे बनाया जाए, और जो हमारे जो तीर्थ व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ की व्यवस्था, उसमें न छेड़ा जाए बिल्कुल भी। और यात्रा को लेकर के आप अगर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं तो हमें उस बात को लेकर के कोई ऐतराज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जो विकास प्राधिकरण बनेगा उसमें तीर्थ पुरोहितों की राय ली जाएगी। कल हम लोगों ने एक हरिद्वार में एक बैठक की जिसमें काफी लोग आए थे, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कराया कि आप चारधाम विकास परिषद का जो गठन कर रहे हैं उसमें तीर्थ पुरोहितों को पूछा जाए। दूसरा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा शीतकालीन यात्रा का जो है शुभारंभ किया जा रहा है। ये तो हालांकि हरीश रावत जी की सरकार में और तमाम सूरतराम नौटियाल जी जब चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष थे उनके द्वारा भी ये शीतकालीन यात्रा को जो है चलाया गया और बहुत समय ये यात्रा चली है। लेकिन जो यात्राओं में जो हमेशा हमने आपके डिबेट में पहले भी कहा कि जो यात्रा में जो दिक्कतें होती है, आजकल सारे जो होटल हैं, ढाबे हैं, ज़्यादातर बंद हो जाते हैं। तो जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने की, खाने की बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऊपर से आप देख रहे हैं आज हमारे यहाँ जो है बर्फबारी हो रही है, और ऐसे में कई लोग पर्यटक फंस जाते हैं गाड़ियों के लिए। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए करके हमने जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध किया है कि जो अगर शीतकालीन यात्रा चल रही है तो व्यवस्थाओं को पहले ठीक किया जाए, ताकि जो लोग बाहर से आए उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उत्तराखंड में पर्यटन ही सबसे बड़ा जो हमारा जो रोजगार है, सबकी रोजी रोटी है, पर्यटन है। तो हमारा सब लोगों सरकार से अनुरोध रहेगा कि चारधाम यात्रा शुरू करें, अच्छी बात है, किंतु जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको जो है ठीक करें। और आने वाले वर्ष में जिस प्रकार से विगत वर्ष जी राजेश भाई, आपने देखा होगा कि यात्री को बिल्कुल छोड़ दिया गया, कहीं पर सड़कों से लेकर जो है 30 अप्रैल से कपाट खुलने शुरू हो जाएंगे, उससे पूर्व सबको जो ठीक कर लिया जाए। और कुलदीप जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? सरकार के जी राजेश सेमवाल जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, हमने पुनः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जो ये रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाए, और
जो लोग यमुनोत्री जा रहे हैं वहां पर ही व्यवस्था हो, वहां पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, या गंगोत्री वाले गंगोत्री धाम में ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, या रास्ते में कहीं जगह है जहां पर जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए। इसके वजह से भी जो है बहुत अव्यवस्थाएं लोगों को झेलनी पड़ रही है। आपने पिछली बार देखा हरिद्वार में जो है लोगों को 6-6 दिन 7-7 दिन जो है बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी। तो हमारी सरकार से फिर पुनः अनुरोध है कि इसको जो ये रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है इसको समाप्त किया जाए। केवल रास्तों में जो है जगह पर जो है जी बोलिए, आप बोलिए। जी, ये जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को समाप्त कर केवल यमुनोत्री के रास्ते में, गंगोत्री के रास्ते में, केदारनाथ के रास्ते में, बद्रीनाथ जी के रास्ते में जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। यात्री वहां पर रुके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और आगे बढ़े, ताकि अव्यवस्थाएं न हो। इस वजह से भी, रजिस्ट्रेशन के वजह से भी जो है बहुत ज्यादा जाम जगह जगह लग रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के चक्कर में जगह जगह यात्रियों को रोका जा रहा, उससे भी बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो रही है और लोगों में एक भ्रम भी पैदा हो रहा है कि अगर हम जाएं हमारा रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। इस वजह से भी लोगों ने जो पिछली बार आपने देखा है, पहले एक बार मई जून में बहुत ज्यादा बुकिंगें थी और जैसे ही ये अव्यवस्थाएं शुरू हुई बहुत ज्यादा जो है बुकिंगें कैंसिल हुई। हमारे टूर ऑपरेटरों से लगातार बात होती है, जो टूर चलाते हैं उनका भी यही कहना रहता है कि यात्री हमेशा इस बात को लेकर के बहुत परेशान रहता है कि अगर हमको लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो उनको भी बहुत ज्यादा, टूर ऑपरेटर को भी जो है बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगर उत्तराखंड की सुव्यवस्थित यात्रा चलानी हो तो इसमें रजिस्ट्रेशन को जो है, रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त किया जाए और जो मूलभूत समस्याएं हैं जहां पर सड़कों की दिक्कत है उन जगहों पर जो है अभी 5 महीने का जो है समय है, उस पर जो है सड़कों को थोड़ा ठीक किया जाए। और ये भी एक अच्छा विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले एक बैठक की और चारधाम यात्रा के बारे में समीक्षा की। तो अगर इसी प्रकार से कार्य हो तो आने वाला जो समय है 2025 की यात्रा का, वो सुखद हो सकता है। ठीक है, रविंद्र कुमार जी के पास जाएंगे। रविंद्र कुमार जी, तैयारी आपकी ओर से पूरी है। आपने पहले कहा था कि सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं, रिकॉर्ड वाली बात भी झूठी निकली और इस बात को स्वीकार किया आशीष जी ने भी और सभी लोगों ने, और ये बात आप खुद भी आंकड़ों में, ये रिपोर्ट में सामने आया है कि आंकड़े कम हुए थे। और तीर्थ पुरोहित ने भी कहा कि रजिस्ट्रेशन वाली चीज पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। तो क्या लग रहा है, सरकार क्या इन सभी चीजों पर ध्यान देगी, प्रशासन ध्यान देगा? देखिए, कोई भी अगर यात्रा से जुड़ा हुआ, लोगों की सुविधा से जुड़ा हुआ कोई भी विकल्प आएगा, कोई भी सुझाव आएगा तो बिल्कुल कहीं ना कहीं उसको सरकार सुनेगी और उस पर अमल भी करेगी। लेकिन मैं एक जनरल वैसे बात करूं, रजिस्ट्रेशन को लेके एक जो जिस प्रकार से तीर्थ पुरोहित जी ने कहा, मैं इनकी बात को किसी भी रूप में डिनाई नहीं करता, लेकिन एक बात मेरे मन में है, रजिस्ट्रेशन होना इसलिए भी अनिवार्य है, कहीं ना कहीं सरकार को भी, एजेंसी को भी पता रहे कि कितने लोग हमारे यात्रा के लिए निकले हैं, कितने लोग हमारे आए हैं, कौन कौन से प्रदेशों से आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन कौन लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन होना, मुझे लगता है ये जरूरी है, इसका रिकॉर्ड भी रखना, क्योंकि रविंद्र जी हमने रजिस्ट्रेशन, हाँ उनसे जवाब लेते राजेश। रविंद्र जी हमने रजिस्ट्रेशन के लिए मना नहीं किया। हमने कहा कि केवल रास्तों में जो है रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, ऋषिकेश हरिद्वार में अनावश्यक जाम न लगवाया जाए। ठीक है, ठीक है, आप सुन लीजिए, बोलिए। ठीक है, मैंने राजेश जी, मैंने इस बात को मना नहीं किया, ये अच्छी बात है। इस पे सुझाव अगर कोई और अच्छी जगह कहीं होता है रजिस्ट्रेशन, तो उस पे बिल्कुल आपका दिया हुआ सुझाव सरकार के संज्ञान में आएगा और हम भी अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस बात को कहेंगे कि अगर कोई कहीं अच्छी व्यवस्था इससे अलग हो सकती है, हरिद्वार या ऋषिकेश के अलावा भी अगर कहीं रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है तो उस पर भी कार्य किया जा सकता है। अब रही बात में, देखिए मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से गरिमा जी आपने कहा कि रिकॉर्ड नहीं टूट पाया, ठीक है, हो सकता है कि यात्रा में कुछ लोगों की कम रही हो हिस्सेदारी। सर 10 से 12 लाख लोगों के कम होने की बात सामने आई और ये हो सकता नहीं, बिल्कुल हुआ है वाले आंकड़े जो आपके अपने प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। मैं मना नहीं कर रहा इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस यात्रा को और कैसे बढ़िया कर सके और ज्यादा लोग कैसे आ सके। आज मैं सुबह ही अखबार में पढ़ रहा था, सोनप्रयाग से त्रिकुटी नारायण मार्ग को जो 1980 में बना था, आप लगाइए कि 1980, आज से लगभग 50 साल पहले, 45 साल पहले, तो वो जो मार्ग बना था उसके बाद से कभी उसकी सुध ही नहीं ली गई। उसको लिपापोती तो किया गया लेकिन बना नहीं। सरकारें आई, केंद्र में भी सरकारें रही, राज्य में भी रही,
आती रही जाती रही, त्रिपुरानारायण मंदिर एक बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से इस प्रदेश को अनदेखा किया गया एक लंबे समय तक, आज कहीं ना कहीं उसकी गौरवशाली हमारी जो परंपरा है, हमारा इतिहास है, वो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। आप लगाइए कि पहाड़ों की स्थिति छोड़िए, प्लेन पे अब देहरादून जैसे शहर में आपको दिल्ली से देहरादून कनेक्टिविटी इतनी बेकार थी यहाँ पे, अब जाके ये 2016 के बाद कहीं सुचारू हो सकी। तो पहाड़ों की स्थिति क्या थी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ शहर में लीजिए, आप शहर छोड़िए, दिल्ली, देहरादून, मेरठ, सहारनपुर के रास्ते ऐसे थे कि जहां से अगर दो गाड़ियां आमने सामने आ रही थी ना, तो उनको एक को या तो कच्चे में उतरना पड़ता था या एक को रोकना पड़ता था, तब दोनों पास होती थी। ऐसी करीबन 132 पुलियां थी देहरादून से दिल्ली तक जाने की, जहां पे एक गाड़ी रुकती थी, दूसरी पास होती थी। मैं ये बिल्कुल आपको आंकड़े के अनुसार बताऊं, तो आप इस स्थिति को लगा के आइडिया लगा सकते हैं कि पहाड़ों पे क्या स्थिति होगी जब यहाँ से मान लीजिए दिल्ली से या अंबाला से, चंडीगढ़ से आने वाले लोगों के लिए रास्ता, हमारे पहले प्रवेश द्वार हरिद्वार देहरादून में ही नहीं था, तो पहाड़ों पे क्या स्थिति होगी। कहीं ना कहीं जो आज कनेक्टिविटी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, इस और तीनों पे बिल्कुल एक समान तरीके से जो कार्य इस समय हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की तीर्थाटन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है। और अभी जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़े ब्रांडिंग के रूप में हमारे इस प्रदेश को जो राष्ट्रीय खेलों का मिला है, इसमें भी कहीं ना कहीं अब की जो है हमें अपनी और ज्यादा अपनी छवि को और ज्यादा अपने बाहर से आए हुए मेहमानों को सेवा का जब मौका मिलेगा, तो ये भी आने वाले दिनों में हमारी यात्रा को और अधिक यहाँ पे लोगों को लाने के लिए प्रेरणा जरूर कहीं ना कहीं देगा। और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय से पहले, आज इतने समय पहले, उन तैयारियों को जो पिछली बार की जो हमारी कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई चूक रह गई, उनका जायजा लेते हुए हम और कैसे अच्छा कर सके, और ऐसे महानुभावों का, ऐसे लोगों का हमारे पास विचार आएगा, तो उस पर जरूर माननीय मुख्यमंत्री विचार करते हुए उनको सबको कार्य को करेंगे, जिससे इस प्रदेश की आर्थिकी, इस प्रदेश का रोजगार, इस प्रदेश का पर्यटन, इस प्रदेश का पर्यटन और बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी देखिए, जो बातें आप रख रहे हैं, बड़ी बात ये कि ये सिर्फ एक सरकार के प्रवक्ता होने के नाते आपको बोलनी पड़ रही है, ये हमें भी समझ में आ रहा है। समझ में आपको भी आ रहा है कि दिक्कतें बहुत सारी हैं और उनका समाधान भी नज़र नहीं आता है, लेकिन अब प्रवक्ता होने के नाते आप अपनी जॉब बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सर, उम्मीद यात्रियों को या जो श्रद्धालु हम कह लें आते हैं, उनको एक अलग जवाब की उम्मीद है। वैसे ही आपके विपक्षी भी उसी जवाब की उम्मीद लगा कर बैठे हैं। 10 सेकंड लूंगा, देखिए उम्मीद तो 10 सेकंड में लूंगा। बिल्कुल आपने सही बात की है कि मैं प्रवक्ता होने के बाद नाते अपनी बात को अच्छे से रख रहा हूँ, लेकिन उम्मीद तो मुझे ये भी नहीं थी कभी जिंदगी में कि हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने की सुरंग के अलावा भी देहरादून में डाट मंदिर में कोई सुरंग दूसरी बनी थी, बन सकती है, लेकिन आज 2 बन गई है। 2.5 घंटे में दिल्ली जाना संभव है। तो मैं ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, और उत्तराखंड की जनता, हम खुद भी मान लेते हैं आपकी बात के कहे अनुसार कि बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, उत्तराखंड की जनता बीजेपी का समर्थन कर रही है। उसी लिहाज में ये मान लेने में कोई गुरेज थोड़ी ना है। हम ये भी मान लेते हैं कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही, इसीलिए उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये तो बट ऑब्वियस चीज़ों को मानना बहुत अलग चीज़ है, जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने अगर साल भर के लिए 4 धाम यात्रा की तैयारी की बात की, तो उस लिहाज की तैयारियां भी तो करिए, ये अपने आप में बड़ी बात है। मीनाक्षी जी, थोड़ी और तैयारियां होनी चाहिए, प्रशासन को थोड़ा और सजग और थोड़ा सा सीरियस चीजें निकल कर आनी चाहिए, ताकि अच्छा हो कि शीतकालीन यात्रा भी बेहतरीन ढंग से चले, कोई दिक्कतें ना हो। गरिमा जी, मैं रविंदर जी की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी। जो उन्होंने कहा कि उम्मीद तो ये भी नहीं थी, लेकिन वही बात मैं कहना चाहूंगी, उम्मीद तो हमें ये भी नहीं थी कि उत्तराखंड राज्य में जब भाजपा की सरकार आएगी तो उसके बाद जो हमारे लघु उद्योग जिनको बढ़ना चाहिए था वो खत्म हो जाएंगे। हमारे उत्तराखंड राज्य में ही आप देखें कि हमारे कभी चाय के जो एक्सपोर्ट होता था यहाँ से, वो सारे उद्यान खत्म हो चुके हैं। कृषि हमारी पूरी तरह से हमारी उत्तराखंड के अंदर खत्म हो चुकी है। प्राकृतिक संसाधनों पे हमारे लोगों का अधिकार नहीं है, वो वहां से कोई रोजगार नहीं कमा सकते। आप ये देखिए, जब भाजपा इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तो हमारे यहाँ से पलायन का दर क्यों बढ़ रहा है?
हमारे यहाँ से लोग क्यों पलायन कर करके बाहर जा रहे हैं? आज भी हमारी अर्थव्यवस्था, हम शराब पे अटके हुए हैं। आज भी हमारे उत्तराखंड का कोई प्रोडक्ट जो है ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हाँ, जैसे कश्मीर का हम सेब कहते हैं, हिमाचल का हम सेब कहते हैं, हमारी बागवानी का कोई उद्योग यहाँ पर नहीं है। तो आप ये देखिए मैंने पहले ही ये चीज बोली थी कि हम लोग कहीं ऐसा ना हो कि पर्यटन से भी हाथ धो बैठे। जो पर्यटन से हम थोड़ा बहुत कमा भी रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ कमा भी रहे हैं, तो वो इस पर्यटन से भी हाथ धो बैठे। तो इसीलिए जो हमारी सरकारें हैं, ठीक है, पर्यटन को बेहतर करिए। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हम जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन होते हैं उस तरह का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करें, तो उन चीजों के लिए भी आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या स्थिति है यहाँ पे, हमारे पंडे पुरोहित क्या चाहते हैं, आप क्या ये जो प्राधिकरण बना रहे हैं, ठीक है, आपने बात तो कर दी कि प्राधिकरण बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या पॉइंट्स होते हैं, चलिए, वो आपकी कोई ओर से चीजें देखिए आप अच्छी बातें explain नहीं मीनाक्षी जी करते। रखी गई कि रजिस्ट्रेशन को लेकर भी विचार करना चाहिए। और दूसरी बात पर्यटन वाली जो आपने बात कही, इस पर हम और जवाब लेंगे अभी कुलदीप जी से आखिर में, लेकिन उससे पहले आशीष जी का एक बार रुख कर लेंगे। आशीष जी, रजिस्ट्रेशन वाली बात सामने आई है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष जी का जल्दी से रुख कर लेंगे। आशीष जी, वक्त कम है, लेकिन अब देखिए एक तरफ चार धाम पर हम बात करें, दूसरी ओर निकाय चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी कि अभी नहीं हो पाएंगे, उनकी तारीखें जो हैं वो अब स्पष्ट हो गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो कितनी जल्दी तारीख तय की, 3 दिन का समय छोड़ा उसमें आपने कैंडिडेट फाइनल कर दिया और दूसरे को बीच में लटका दिया। हाँ। तो चलो बधाई, शुभकामनाएं। कैंडिडेट सबको फाइनल करने हैं, बहुत कम समय रह ठीक है, गया। चार धाम 3 की दिन यात्रा, रह गए। चार धाम की यात्रा पर आते हैं जल्दी से। चार धाम की यात्रा के लिए जो है, इसके ऊपर कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये एक धार्मिक विषय है और उसमें धार्मिक ही रहना चाहिए। और मैंने हमेशा डिबेटों में कहा है कि धर्म का काम धर्म गुरुओं का होता है। राजनेताओं को धर्म के मामले में नहीं घुसना चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ा ब्राह्मण सिद्ध करने के चक्कर में इन लोगों ने जो है ये धर्म हमारे धार्मिक स्थलों में घुस गए, मंदिरों में घुस गए, जो अत्यंत सरासर गलत है। भगवान भी देख रहा है, भगवान के नाम पे राजनीति की। चलिए ठीक है, देखिए उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो चीजें हैं वो ठीक होंगी। और चार धाम यात्रा की भी अगर बात सरकार कर रही है तो उसके लिए पर्याप्त तैयारियां करेगी। वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो चार धाम की यात्रा और विपक्ष ने सवाल किए, लेकिन बड़ी बात यह कि एक तरफ शीतकालीन यात्रा के जो दावे सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, क्या उसके लिए पर्याप्त तैयारियां भी की गई हैं? एक तरफ तीर्थ पुरोहित हैं जो कई जगहों पर समर्थन में है, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग हैं जो तैयारियों को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार कितनी तैयारियां करती है देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।